चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपको लास्ट क्लास जो हम लोगों ने देखा था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताया था, ठीक है। तो आज का क्लास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों बहुत ही रिलेटेड है। मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया भी था, पूरा का पूरा डेरिवेशन सेम होता है, सिर्फ स्मॉल क्यू जो रहता है उसकी जगह पे हम लोग +1 का चार्ज रखते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने देखा वो क्या देखा कि द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज from infinity to a point in electric field of another charge, ठीक है। अब उसमें सिर्फ और एक सिर्फ चेंजेस क्या आता है कि स्मॉल क्यू की जगह पे +1 रखते हैं और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है। जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं, आइए कि क्या चेंजेस हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो बताया ही था लास्ट क्लास में, स्मॉल क्यू की जगह पे पूरा का पूरा डेरिवेशन में स्मॉल क्यू की जगह पे +1 रख देंगे, राइट। इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखो सेम चीजें पूरा मैंने यहाँ पे कर रखा है, उसी को कॉपी पेस्ट किया है। डेफिनेशन क्या है? द वर्क डन इन मूविंग द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड of another charge is known as electric potential। यानी कि यूनिट चार्ज +1 को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे मूव करने में जितना वर्क डन होगा वो पॉइंट लेकिन कहाँ होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी और चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उस पॉइंट पे मूव करने पे जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। फिर से हमने वही केस माना, पहला पोजीशन माना, और यहाँ पे लेट अस कंसीडर अ यूनिट चार्ज एट इनिशियल पोजीशन ऑफ r1 with electric potential of v1 and its final position is r2 with electric potential of v2। यानी कि जब r1 पे था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था v1 और जब r2 पे था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था v2। किसी इंटरमीडिएट पोजीशन यानी x पे, ठीक है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? dx था, डिस्प्लेसमेंट dx हुआ और डिस्टेंस कितना इस चार्ज से x हुआ। उस टाइम पे वर्क डन जो होगा वो dw होगा, क्योंकि dx के लिए dx बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, dx जो है वो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो आपका वर्क डन जो होगा वो dw बहुत छोटा होगा। अब dw निकालने के लिए हम लोग क्या, फिर से वही काम, F एक्सटर्नल इज इंटू dx। तो F एक्सटर्नल तो होता है माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे dw इक्वल टू -FE dx लिखें और w की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर निकाल दिया, FE dx, ठीक है। जो हम लोग कल भी देखे थे, कल भी ऑलरेडी इतना प्रूफ कर चुके थे। इसके बाद -FE dx, तो FE का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? KQ1 Q2 बाई r²। बट यहाँ पे Q1 की जगह पे कैपिटल Q था और स्मॉल q की जगह पे +1 था, तो +1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे भी, यहाँ पे इंटू +1 भी करोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फाइनली हमारा उतना ही आएगा, KQ इंटू 1 बाई x², क्योंकि r के जगह पे जो r डिस्टेंस रहता है दोनों चार्ज के बीच, तो वो डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट के बीच यहाँ पे x है, तो x² हो गया। और इंटू 1 करोगे तो फिर से वही हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने इंटू 1 किया भी फिर भी -KQ ही रह जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे x का पावर -2 dx r1 से r2, और फाइनल जो हमारा होगा यहाँ पे x का पावर -2 का इंटीग्रेशन। तो x का पावर -2 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पे वापस से हमने इसको इंटीग्रेट किया, -KQ x का पावर -2+1 डिवाइडेड बाई -2+1, और लिमिट कहाँ से कहाँ? r1 से r2, क्योंकि इनिशियल पोजीशन जो था वो r1 था और फाइनल पोजीशन जो है वो r2 है, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद ये -2+1 को -1 आएगा और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा,
तो बचेगा KQ टाइम्स ऑफ 1/x, ये x का पावर -2 + 1 x का पावर -1 बचेगा, और x का पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, लिमिट R1 से R2। एक बार x की जगह पे R2 पुट करेंगे और एक बार x की जगह पे R1 पुट करेंगे, तो आ जाएगा 1/R2 - 1/R1। ठीक है, और ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या हो गया V2 - V1। ठीक है, और यही V2 - V1 किसके बराबर, वर्क डन के बराबर, और क्या हो जाएगा डेल V इज इक्वल टू KQ 1/R2 - 1/R1। पूरा का पूरा डेरिवेशन सेम है कल की तरह ही। और इसके बाद लास्ट में हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, R1 की वैल्यू इन्फिनिटी, V1 की वैल्यू 0, R2 की वैल्यू R और V2 की वैल्यू V लेते हैं। ठीक है, V2 का वैल्यू क्या लेते हैं, V लेते हैं। तो यहाँ आ गया V2 - V1 यानी V - 0 इज इक्वल टू KQ। देखो यहाँ स्मॉल q है, तो इस स्मॉल q को हम लोग हटा देंगे, तो स्मॉल q का काम नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q बाई R। ठीक है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, ये होमवर्क यही दिया था मैंने, क्या इतना सबको क्लियर है? इनको क्लियर है? ऑप्शन में जाए, ऑप्शन में मोर का ऑप्शन में यस का बटन होगा। होमवर्क कल का यही दिया था मैंने और बताया भी था कि वो कहता है स्मॉल क्यू की जगह बस +1 पुट करना। नहीं 2 3 नहीं ले सकते। यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है आशीष? यूनिट का मतलब क्या होता है? 2 3 होता है क्या? यहाँ पे क्या लिखा डेफिनेशन में? यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है? 2 3 या 1? तो बताओ 1। तो इसीलिए यूनिट चार्ज का डेफिनेशन में यूनिट चार्ज है, मतलब स्मॉल क्यू की जगह पे +1 लेना। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा, और हमारे पास दोनों को एनालाइज करते हैं। एक साइड में आपका रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे साइड में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा में यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअली मैं 4 चीजें यहाँ पे लिखूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। 4 चीजों को हम लोगों को कंपेयर करना है। तो चारों का डेफिनेशन और बाकी सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। देखो पहला जो देखना है वो ये देखना है हम लोगों को कैसा क्वांटिटी होता है, कौन कौन सा क्या क्वांटिटी आपका है, किस टाइप का क्वांटिटी। ठीक है, तो पहला में जान लो ध्यान से, ये आपको ऑलरेडी पता है एक्चुअली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही आपका स्केलर होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, दोनों ही क्या होता है, स्केलर। डिनोशन भी सब जान लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिनोशन है वो आपका U है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिनोशन है वो आपका V है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिनोशन F है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिनोशन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिनोशन जो है वो आपका ई है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये आपको बताया भी था कि ये दोनों जो होते हैं वो आपका वेक्टर होता है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, ये भी वेक्टर होता है। का फॉर्मूला भी आपने देखा क्या होता है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है के कैपिटल क्यू होल डिवाइडेड बाई आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या होता है, सिर्फ के क्यू बाई आर स्क्वायर, के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, ये चीजें होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जस्ट मिनट, ये फोर्स में आर स्क्वायर आएगा, और यहाँ भी आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलो अब बाकी आप लोग इसका ऐसा यूनिट बताओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कोई ऐसा यूनिट बताएगा। क्या हो सकता है, कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पूछ रहा हूँ, एनर्जी है ये एक टाइप का। एनर्जी का क्या बताया था यूनिट ऑफ डायमेंशन 11th में, विक्रम सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, किसी भी टाइप का एनर्जी हो। भूल गए, क्लास में इतना बार चिल्लाते थे, सिर्फ किसी भी टाइप का एनर्जी का क्या होता था। तो फिर किसी भी टाइप का एनर्जी हो उसका ऐसा यूनिट होगा जूल। क्या ही फर्क पड़ता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो या कुछ भी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका आंसर होगा जूल। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताओ आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताओ। कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर कैसे बोल रहे हो, चार्ज बाई लेंथ होता है क्या ये, हाँ। इसका दो हो सकता है, पहला तो जो होता है वो होता है जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये होता है जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं।
इसका या तो वोल्ट होगा या तो जूल पर कूलम्ब होगा। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स का तो पता है कूलम्ब आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स का आपको न्यूटन, सॉरी फोर्स का मैंने कूलम्ब क्यों बोल दिया, फोर्स का न्यूटन। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम्ब। इसमें 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। चलो इसके बाद डायमेंशन पे आएंगे। डायमेंशन बताओगे आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का? इसका डायमेंशन क्या होगा? सिर्फ 2 लोगों का जवाब आया, बाकी लोग सो क्यों रहे हैं? पूरे 11th क्लास में खाली एनर्जी पढ़ाया, एनर्जी से रिलेट करके पढ़ाया चीजें। राहुल MLT -2, MLT -2 फिर फोर्स का क्या होगा? इसका होता है ML2T-2, ठीक है, ML2T-2। अब इसका MLT-2 होगा। चलो सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताओ अब। ML2T-2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा? देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब निकालना है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, जूल यानी एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करना है। तो एनर्जी का हो जाता है ML2T-2 और चार्ज का क्या होता है, चार्ज यानी कि IT यानी एम्पियर टाइम। तो एम्पियर इंटू टाइम से जब आप डिवाइड करोगे तो ये जो आपका आएगा वो आएगा ML, L का पावर तक तो वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका ML2 का पावर -3 A का पावर -1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस एनर्जी वाले को 4 से डिवाइड करना है। तो एनर्जी का ऑलरेडी दिया हुआ है ML2T-2 और 80 से डिवाइड करोगे तो 80 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा T का पावर -3 और ये हो जाएगा A का पावर -1, तो ML2T-3 A-1। बाकी फोर्स, फोर्स का तो आपको ऑलरेडी पता है MLT-2, ठीक है। इसका आपको ऑलरेडी पता है MLT-2। सिमिलरली आप जैसे इसमें 4 से डिवाइड किए तो वैसे इसमें भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसमें भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको फोर्स को, फोर्स को डिवाइड करोगे तो फोर्स को डिवाइड करोगे यानी MLT-2 को आपको डिवाइड करना है किससे, तो 80 से। 80 से डिवाइड करोगे तो M और पावर, M का पावर L का पावर पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा M L T का पावर -3, ठीक है, और A का पावर -1। ML T का पावर -3 A का पावर -1, ठीक है। ये सारे हम लोग 4 चीज हम लोग इसके बारे में देखें। पांचवा पे आते हैं कि कौन किसके लिए कहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली ये इट इज फाइन फॉर ये हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है
ये एक्चुअली हम लोग पेयर्स के लिए फाइंड करते हैं, 4 पेयर्स दैट इज 2 चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये हम लोग पेयर्स के लिए नहीं फाइंड करते हैं, इसमें 1 चार्ज एंड 1 पॉइंट, एक चार्ज होना चाहिए और दूसरा पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, ये भी आपका पेयर्स के लिए होता है, यानी इसके लिए भी आपको 2 चार्जेस चाहिए, 2 चार्जेस के बीच ही फोर्स निकाल पाओगे। ठीक है, 2 चार्ज नहीं रहेगा तो हम लोग फोर्स कैलकुलेट नहीं, मतलब कर सकते हैं, एक आपका +1 मान के कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये भी 1 चार्ज एंड 1 पॉइंट, एक चार्ज और एक पॉइंट के बीच निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एक चार्ज होगा और एक और क्या होगा, आपका पॉइंट होगा। ठीक है, अगला छठा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे जो आर होता है, आर की वैल्यू जो यहाँ होती है ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे जो होता है आर, वो होता है आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 1 चार्ज एंड पॉइंट। आर इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आर इक्वल्स टू फिर से वही चीज, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, फिर से जब हम लोग लेंगे, ठीक है, तो फिर से हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। और ये लास्ट वाला जो होगा वो भी होगा डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, ये सब जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सब पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है, ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या ये चार्ट, ये टेबल सबको क्लियर है? ये चार्ट और टेबल सबको क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, रिलेशन, ये ऑलरेडी आपको इसी टाइप का चीज बता रखा है ग्रेविटेशन में भी, याद करो, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वही चीज यहाँ भी आ रहा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअली बहुत छोटा सा चीज है, हम लोग वो ऑलरेडी उसको देख चुके हैं, हमारे पास 2 फॉर्मूलाज अभी आपने देखा। एक क्या देखा कि U इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर, है ना, K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर। और दूसरा V की वैल्यू देखी, V का वैल्यू क्या था, K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q बाई R, V का वैल्यू हो गया K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q बाई R। तो दोनों को आप अगर एनालाइज करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ, एक मिनट, यहाँ पे मैंने R स्क्वायर क्यों लिख दिया, R होगा ओनली, सॉरी,
ठीक है, ये ओनली आपका आर होगा। के क्यू क्यू बाई आर और ये के क्यू बाई आर, तो दोनों में आप जब देखोगे तो इसकी वैल्यू को आप इसमें पुट कर सकते हो। ये जो आपका के क्यू बाई आर आ रहा है, ठीक है, तो के क्यू बाई आर आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस के क्यू बाई आर को वी पुट करोगे। ठीक है, हाँ ठीक है ब्रांच, तो ये के क्यू बाई आर को यहाँ पे पुट करोगे तो ये वी हो जाएगा, राइट। तो आप इससे लिख फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, आप ये आप ऊपर देख सकते हो, फ्रॉम अबव फॉर्मूलाज, दोनों का फॉर्मूला से आप यहाँ आराम से कंक्लूड कर सकते हो कि u की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्मॉल q टाइम्स ऑफ कैपिटल V। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, न्यूमेरिकल्स बनाने में भी बहुत हेल्प आता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ओके, ना अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब हुआ कि आपका जो वैल्यू सिस्टम होगा, जो चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो बहुत सारा चार्ज होगा तब क्या होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये आपको पूछता नहीं है थ्योरी बना के, बट इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, पहला आपने देखा कि हमारे पास दो चार्जेस थे। ठीक है, और यहाँ पे दो चार्जेस है, एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या है, आर है, राइट। और आर है यहाँ पे, तो आपके पास जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया के टाइम्स ऑफ यू की वैल्यू जो आ गई वो आ गया के टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। सब इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे जाके यही बेनिफिट करेगा इस टॉपिक के न्यूमेरिकल से। दूसरा अगर हम लोग लेंगे तो दूसरा में अब हम लोगों को तीन चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो तीन चार्ज एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, और आपका क्या कहते हैं ट्रायंगल भी फॉर्म हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रायंगल देता है। ठीक है, अब ट्रायंगल देता है तो ट्रायंगल में क्या करता है कि एक Q1 Q2 Q3 ले लेते हैं, बट स्पेशल केसेस में Q1 Q2 और Q3 की जो वैल्यू होगी वो तीनों ही बराबर होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा रखेगा सवाल में। और यहाँ पे जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अभी जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं R1 R2 R3 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बट अगर आपको काम थोड़ा आसान करने के लिए जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो जो नेट यू होगा, तो नेट यू बताओ यहाँ पे कितने पेयर्स बन रहे, मैं मेरा सवाल ध्यान से सुनना, यहाँ पे पेयर्स कितने बन रहे सो बताओ। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे,
यस, तीन तीन पेयर्स बन रहे, राइट। Q1 और Q2 का बनेगा, Q2 और Q3 का बनेगा, और Q3 और Q1 का बनेगा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनते हैं उतना ही टर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने बोला कि यहाँ पे सर 3 पेयर बन रहे हैं, तो कौन कौन से पेयर बन रहे हैं? तो पहला बनेगा 1 और 2 के बीच, तो लिखेंगे U12, ठीक है। दूसरा बनेगा 2 और 3 के बीच, तो लिखेंगे U23, ठीक है। तीसरा बनेगा 3 और 1 के बीच, या फिर 1 और 3 के बीच, एक ही बात होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे U31 या फिर 13, 31 या फिर 13। अब दोनों के बीच का यहाँ पे आप इसको फिर लिख लो फॉर्मूला, k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये मान लो हमारे बीच का डिस्टेंस ये R12 है, ठीक है। फिर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R23 है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R31 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U का आप लिखोगे U k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, यहाँ पे कैपिटल Q तो है नहीं, यहाँ पे k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? तो R12, ठीक है। सिमिलरली ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद फिर क्या करोगे, Q1 एक बार Q1 Q2 के बीच था, और इस बार क्या करोगे, तो इस बार आप लोगे 2 और 3 के बीच, यानी इस बार हो जाएगा k टाइम्स ऑफ Q2 Q3, ठीक है। इस बार हो जाएगा k टाइम्स ऑफ Q2 Q3 और डिवाइडेड बाई क्या, R23, है ना। देखो इसी में मैं कैसे चेंजेस कर रहा हूँ वो ध्यान से समझो। पहला आ जाएगा Q2 Q3 और दूसरा आ जाएगा Q3 Q1, ठीक है। ये क्या हो गया, Q2 Q3 डिवाइडेड बाई क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बाबू, तो 23 R23। फिर तीसरा क्या है, ये आपका आ जाएगा Q3 Q1 और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि R31, ठीक है। आप अपोजिट भी ले सकते हैं, R13 भी ले सकते हैं, Q1 Q3 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? सबका जवाब अभी नहीं आ रहा, बाकी लोग? चलो ओके। चौथा अगर फोर्थ केस रहेगा तो आप लोग बताओगे फोर्थ केस में मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर लूंगा। थर्ड केस में, सॉरी, थर्ड केस में अगर हम लोग स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर में कितने पेयर्स बनेंगे? अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता यानी Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, तो स्क्वायर में नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनते हैं? चार चार चार। जो लोग बोल रहे चार अभी भी वो सोचिए, जो चार बोल रहे हैं उनको सोचने की जरूरत है अभी भी, क्योंकि ये चीजें मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। चलो आपका होमवर्क ये है कि आप इसको कोशिश करके आना। आपको टर्म्स लिखने हैं, टोटल कितने टर्म्स होंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, Q1 Q2 Q3 और Q4, ठीक है। और डिस्टेंसेस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना, पहला तो R12 होगा, दूसरा R23
2 3, तीसरा R 3 4, ठीक है, R 3 4 और चौथा R 1 4, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ पेयर्स भी बताने हैं और इसका आपको पूरा टर्म्स लिख के आना है, ठीक है। चलो रिज्वाइन करो अभी सब।